ऐसी सभा में पहली बार बोलने वाले भाई, पहली बार ही बोला होगा जी? ऐसा तो लगेगा कि आपको ये पहली बार बोला होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक भाई नया योद्धा मिल गया हमें। अब जो पूरा पूरा दिन 1 2 3 को बोलना पड़ता था, उसमें एक साथी और जुड़ गया, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी सोमदेव भाई ने बताया लिव इन रिलेशनशिप की बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात बताई ना अभी। पहले शादी करके रखे, एक घर में पत्नी है, एक और ले आओ तो वो बोल नहीं सकती। एक घर में पति है, दूसरी शादी करके ले आओ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि कानून है। कानून कैसे बने? कल अपनी बात हुई थी, जो सुनी थी वो चर्चा प्लेटो वाली सुनी थी। कुछ लोग नहीं थे, लेकिन प्लेटो का क्या सिद्धांत था? औरत में आत्मा नहीं होती, औरत यूज एंड थ्रो की चीज है, ठीक है। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि भारत क्या कहता है, सुनी थी ना ये? तो भारत ये कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमने सबने सुना है। तो दोनों देशों की ये जो परंपरा है, इसमें बहुत अंतर है। लेकिन दूसरा पक्ष ये था कि वही लोग ये कहते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और 1012 में उन्होंने बोल दिया कि पूरी धरती हमारी है। और वो ये कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ हैं हम और पूरी धरती हमारी है, तो कब्जा किसका होना चाहिए? हमारा। तो नियम किसके चलने चाहिए? उन्हीं के। उनका नियम क्या है? बच्चे एक्सीडेंटल केस में हो जाते हैं तो वो फालतू के हैं, प्लेटो ने बोला। ये मैंने नहीं बोला। 2 किताबें हैं, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा हो जान लेना। पहली किताब है द रिपब्लिक, दूसरी किताब है द लॉज। पूरा भारत का जो न्याय तंत्र है वो द लॉज पे चल रहा है अभी, और जो समाज चल रहा है वो द रिपब्लिक पे चल रहा है। भारत के शास्त्रों पे अपना समाज नहीं चल रहा। जब आप पढ़ोगे तो पूरी न्याय व्यवस्था आपको उसमें से होती दिखेगी। जब आप समाज को देखोगे तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गैर वैवाहिक अवैध संबंध, या जो ये व्यवस्था चल रही है लिव इन रिलेशनशिप की, ये यूं की यूं है वहां बाहर अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में, इस एरिया में। तो वहां का और यहां का क्या चक्कर है, समझना पड़ेगा। उन्होंने ये टारगेट बनाया कि पूरी दुनिया की परिस्थिति हमारी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे बरबुद्ध हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, तो हमारे जैसे ही उनको चलना पड़ेगा। ये तो कल समझ आ गया था। अब इन्होंने तरीका अपनाया कि तरीका क्या हो जिस तरीके से हम उनको गुलाम बनाएं या वो हमारी बात माने। तो एक बात जो सबसे गंभीर है, वो जो मैंने कल भी बताई थी, धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म के मूल में अर्थ यानी धन है। अधर्म के मूल में भी धन है। कोई भी गलत काम करना हो तो भी खर्च करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर मेरे को कोई अपना गलत प्रचार करना हो तो रोटी तो खिलानी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी, गद्दे भी लाने पड़ेंगे, माइक भी, मतलब पूरा का पूरा वही काम करना पड़ेगा जो हम अभी आज जनता सरकार मोर्चा के एजेंडे में कर रहे हैं। केवल अंतर कितना है? विचार वो अलग है और यहां विचार, बाकी सारी चीजें वही हैं। लोग भी चाहिए, यहां की परिस्थिति भी चाहिए, हॉल चाहिए, बिजली चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, सब सिस्टम वही चाहिए, केवल विचार अलग चाहिए। अगर हमें बदलाव करना है तो हम विचार पे अलग बात कर रहे हैं। तो एकदम से सोचिए, करोड़ों साल का ये भारत, कितने करोड़ साल का भारत पता है? कोई बता सकता है कितने करोड़ साल का भारत? अंग्रेजियों की तरह मत बोलना, अंग्रेजी पढ़ के कितने मिलियन ईयर्स हो गए, इतना ऐसा हो गया। अच्छा, यहां पे ये शादी जिन ने की है, हवन तो करवाया ही होगा शादी में, या ऐसे ही मोमबत्ती चला के आगे? आजकल मोमबत्ती से हो रही है शादी, ईसाइयत आ रही है ना, तो मोमबत्ती रखते हैं बस, क्योंकि आजकल अगर किसी का शौक भी प्रकट करना है तो मोमबत्ती जलाते हैं हम। यही तो हो रहा है। अगर कहीं मार्च निकालना है, वो निर्भया कांड हुआ और ऐसे पता नहीं कितने कितने कांड हुए, तो मोमबत्ती जलाई लोगों ने, जबकि वो विरोध का कोई रास्ता है ही नहीं। मोमबत्ती जलाने से कौन सा विरोध होगा? वो ईसाइयत का अपना एक तरीका है।
लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, घर में कोई मुहूर्त निकालते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पंडित जी एक संख्या बोलते हैं, आपने सुना हो तो, संकल्प पाठ सुना है क्या? हाथ में जल लेके और वो संकल्प लेते हैं और वो गिनते हैं। फिर क्या गिनते हैं? एक समय का समय गिनते हैं। 1,96,08,53,100 100 कौन सा साल चला करो? ये संयोग से 124 अंग्रेजी वाला ये वाला इकट्ठा हो गया, नहीं तो इसमें बहुत अंतर है। तो 1,96,08,53,124वां साल है। कब से है ये टाइम? जब से पहला व्यक्ति पैदा हुआ था धरती पे, तब से। वो विषय अलग है कि पहला व्यक्ति कौन पैदा हुआ था, उसने क्या किया, उस पर बाद में बात करेंगे, पूरा विषय क्लियर है। तो यहां इतनी लंबी परंपरा का व्यक्ति है और इतनी लंबी परंपरा में हमने ना तो कभी लिव इन रिलेशनशिप में हमारे बुढ़े जिए, ना कभी अवैध संबंधों में जिए। पूरी की पूरी व्यवस्था बहुत मर्यादित थी। जो मैं कल बात कर रहा था कि पूरा गांव, पूरा समाज बाहर, गांव से बाहर झाड़ियों में शौचालय शौच करने के लिए जाता था, लेकिन कभी कोई रेप केस, कभी कोई छेड़खानी का केस, कभी किसी के साथ शोषण नहीं हुआ। इतना संतुष्ट, इतना शांत, इतना समझदार, इतना मर्यादा में रहने वाला समाज अपना था। लेकिन आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, करोड़ों के घरों में, करोड़ों की गाड़ियों में, एसी मोटर कारों में, विमानों में चलने वाले लोग और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग और खासकर नौजवान, किसी भी कॉलेज के बाहर चलना, आप लड़कों के कॉलेज के बाहर या लड़कियों के कॉलेज के बाहर, लड़कियों के कॉलेज के बाहर आपको सैकड़ों लड़के चिल्लाते मिलेंगे, हुटिंग करते मिलेंगे, है ना। और लड़के अगर बसों में चढ़ के आ रहे हैं तो चिल्लाते मिलेंगे। एक भी लड़की ऐसी नहीं जो वहां पे सुरक्षित जाके और आराम से आ जाए उस खचाखच भीड़ से। और गुड़गांव है, कोई बड़ा सा पार्क हो तो पार्क में चलो, होटलों की बात नहीं कह रहा मैं, पार्कों की बात कह रहा हूं। कितना गंद मचा पड़ा पार्कों में। दिल्ली चलो, गुड़गांव चलो, ये तो बड़े शहर हैं। करनाल में बुरी हालत है, मतलब कितनी बड़ी संख्या है कॉलेज में युवाओं की जो कॉलेज में ना जाके अपने मां बाप के पैसे को बर्बाद करने के लिए धक्के खाते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूं, कई बार मैं अपने बेटे को लेकर चला जाता था, जैसे अभी वो स्कूल नहीं जाता, चलो पार्क चलते हैं। अब वो धर्म नहीं बचा कि आप किसी दिन के उजाले में पार्क में चले जाओ, या तो आप सुबह 8 बजे से पहले जाओ या शाम को 5 बजे के बाद जाओ। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जितना गंद मचता है वहां पे, हम देख नहीं सकते। कहां से आया ये? क्या लगभग 2 अरब साल की व्यवस्था में जो चीज नहीं थी वो क्या एकदम से टपक गई? अच्छा, जो मैं कह रहा हूं ये आपके अंदर चल रहा है क्या? चिंतन ठीक है कि गलत है? चल रहा है ना? देख, चलाते जाओगे तो ठीक है, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा, फायदा क्या है? फिर तो आप बोलेंगे अच्छा भाई जय माता गिर, चलो घर घर, अपने अपने घर, यही बोल सकते हैं फिर तो। ये जो गलती है उन युवाओं की, मैं उनको उनकी गलती नहीं मानता। जो अजय भाई कह रहे थे एक बच्चे के समझने की बात, उस बच्चे की समझ में जो गंदगी डाली गई, रिजल्ट वहां से आ रहा है। और गंदगी कहां से डाली गई इसको समझना, थोड़ा आप एक एक पॉइंट को समझना। 1975 में एक नारा आया। कौन सा नारा आया? हम दो हमारे दो। सुना है सबने? ठीक है जी। बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। अच्छा, आजकल तो हम बड़े सुखी हैं क्योंकि एक बाप है, बेटा बेटी है और उसकी पत्नी है, 4 हैं। अगर वो लुगाई बीमार हो जाए तो रोटी देने वाला कोई नहीं। ये सुखी परिवार है। गजब का है ना? कितना शानदार परिवार है। जब बड़े परिवार थे, 4-5 चाचा ताऊ थे, दादा दादी थे, कई कई दादा दादी थे, और अगर 2-3 दादा दादी हैं तो 15 चाचा ताऊ हैं, और भाई बहन कितने? 30 भाई बहन हैं। उनमें से अगर 2 बीमार है, 5 बीमार है, आधा कुनबा कहीं चला भी गया, घर पे नहीं फर्क पड़ना कण भर का भी। बताओ, धर्म की बात है। जितनी माताएं, जितनी बहनें मासिक चक्कर आता है, उन दिनों में
किसी भी मां को चूल्हे पे काम करना नहीं होता। अब अगर कई औरतों को घर में वो चक्कर उस समय का दौर आया है, वो आराम से बैठी है, वो कुछ और काम कर रही हैं, भूखे तो नहीं मरे? नहीं मरे ना। आज के समय वही मां चूल्हे पे काम करती है साल भर। कौन सी रसोई में? जहां पे चारों कान तरफ से बंद है, और वो रसोई भट्ठी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अब रसोई में तो मेरे ख्याल से एसी नहीं लगते होंगे, या लग जाते हैं? लगते हैं क्या? कुछ कुछ लगा लेते होंगे, लेकिन रसोई में एसी काम नहीं करता क्योंकि आग भी जलती है। या तो आप ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा लो, उससे धुआं तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो चूल्हे की हीट है वो तो रहेगी रहेगी। और जिन माताओं को यह समय चल रहा है और वो चूल्हे की हीट के सामने है, उसकी छाती का स्तर गैस के बराबर में, क्योंकि खड़े होकर रोटी बना रहे हैं। 90% को चांस है ब्रेस्ट कैंसर का। और हम शाने कितने हो गए? खड़े होकर खाना बनेगा। स्टैंडिंग किचन है, आजकल मॉड्यूलर किचन है। और कमाल की बात यह थी कि इस समय अगर किसी को खाना बनाना होता था भी तो क्या करते थे? बैठ के खाना बनता था। इस समय कमजोरी बहुत आती है, तो बैठ के खाना बनते समय छाती के सामने घुटने हैं, तो घुटनों पे आंच है, तो घुटनों की सिकाई है, तो घुटनों का समाधान है। तो एक तरफ तो घुटने ठीक हो रहे हैं और दूसरी तरफ छाती पे हीट नहीं आ रही है। और जब छाती पे हीट नहीं और घुटनों की सिकाई हो रही है, तो जो पूरा का पूरा चक्कर था कितना शानदार था। जब कब था? जब किसी को मजबूरी में बैठना पड़े, नहीं तो घर में इतनी सारी जेठानी, देवरानी, ननन, सासू, बहू पता नहीं कितनी थी, किसी को भी इस परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ा। लेकिन आज अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में बात करो तो ब्रेस्ट, अगर अभी गूगल पे भी कर लोगे तो पूरे देश में ब्रेस्ट कैंसर के कितने मरीज हैं? कारण बहुत सारे हैं, कारण एक नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा कारण है स्टैंडिंग किचन में खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन में रोटी बनाना। कहां से निकला? बड़ा परिवार, दुखी परिवार, छोटा परिवार। 2 अरब साल तक बड़ा परिवार दुखी नहीं रहा, 1975 के बाद आ गया। प्लान कौन सा था? पूरे 50 साल का प्लान था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या प्लान था? जनसंख्या को पूरी तरह निपटा दो। क्यों? क्योंकि वही लोग कह रहे हैं, बिल गेट्स जैसे WHO के लोग क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा है। टेलीविजन पे भी बताया जाएगा, किताबों में भी बताया जाएगा, अखबारों में भी बताया जाएगा, रेडियो पे बताया जाएगा, मोबाइल पे बार बार बताया जाएगा, भाषणों में किसान नेता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतनी संख्या ज्यादा होगी, खाएंगे कहां से? लेकिन ऐसा तो नहीं है। एक बार मेरे एक मित्र से पूछ लिया मैंने, वो गोदाम में रहता है, सरकारी FCI के गोदाम में। माजी भाई आप साल भर में कितना अनाज सड़ाते हो? बोला भाई 55% अनाज तो पानी मार के सड़ाते हैं ताकि वो सड़ने के बाद 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो शराब की कंपनी को बेच दें, तो सड़े हुए अनाज से शराब बनती है। 55%। अब मैं वो 40 भी बोल देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने इतना ईमानदारी से बोला, क्योंकि वहां का वो चेयरमैन हेड है, वो डिस्ट्रिक्ट हेड, तो उसने बोला 55% अनाज सड़ाते हैं। और गोदामों में कितने साल का रखते हैं? 2 से 3 साल का एडवांस रखते थे, अब की बार नहीं है, भूखे मारना सबको। तो 2 साल का एडवांस रखते थे, और 1 साल का गांव में घरों में अपने किसानों के पास एडवांस रहता है। रहता होगा ना? बोल दे नहीं। जो खेती करते हैं वो 1 साल का तो अपने पास रखते हैं ना, तो 1 साल का तो घर में, 2 साल का गोदाम में, और जितना गोदाम में पड़ा उतना ही एक्सपोर्ट कर दिया, तो 2 साल का बाहर भेज दिया। टोटल साल कितने हो गए? 5। किसानों ने पैदा किया 5 गुना 5 साल तक। अगर 5 साल अनाज ना पैदा करें तो भी आप 5 साल तक खा सकते हैं। इसका मतलब तो यही है, यही होगा। तो ये किसने कह दिया कि जनसंख्या ज्यादा और अनाज के लाले पड़ जाएंगे, भूखे मरेंगे? ये झूठ है कोरा। एक बात और अंदाजा लगाओ, मैं
2 एकड़ की खेती करता हूं और हर साल 160 मन यानी 200 मन यानी 40 क्विंटल 4 टन एक साल में पैदा करता हूं, ठीक है। और 70 साल तक पैदा करूंगा, अगर मैं जिंदा रहा 80-90 साल तक तो 70 साल तक पैदा करूंगा, तो 4 टन गुना में 70 साल तो कितना हो गया? 300 टन के लगभग 280, हाँ तो 350 क्विंटल टन हो गया। और मैं खाता कितना हूं एक साल में? 4 लोगों का परिवार एक साल में लगभग 4 क्विंटल अनाज खाता है, इतना ही है ना। यानी कितना? 0.4 टन एक साल में। और 70 साल में बताओ 28 टन। वो एक आदमी नहीं, 4 आदमियों का जोड़ा मैंने, तो एक आदमी ने 7 से 8 टन 10 टन खाया और पैदा कितना किया? 280 टन। तो एक आदमी का पैदा होना क्या नुकसान है या फायदा है? बोल दे नहीं। ये तो 2 हाथों ने काम किया। मतलब इस देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं तो 280 करोड़ हाथ और 140 करोड़ दिमाग, और लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या तो ज्यादा है। गलत है ना उनका कहना। एक मां ने अगर 15 बच्चे भी पैदा कर दिए तो उसको बोलना कि 2 बच्चों की गर्दन दे देगी क्या? देख लो, कल ने ये ना कहियो कि बालक ज्यादा है। अगर आपने बोल दिया बच्चे ज्यादा है तो पहला नंबर आपके बच्चे का गर्दन का। क्यों जी भाई? अगर मान के चलो, मैं कह रहा हूं कि बच्चे तो ज्यादा हो रहे भाई, अगर बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो कम कर दो। तो कम करने में सबसे पहला नंबर किसका आना चाहिए? मेरे का आना चाहिए या जो बोल रहा है उसका आना चाहिए? क्योंकि मुझे किसी दूसरे के बच्चे की जिंदगी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कौन हूं भाई उसकी जिंदगी लेने वाला या देने वाला? वो परमात्मा की व्यवस्था है, तो परमात्मा उसकी जिंदगी आज ले या 200 साल की जिंदगी दे, वो उसकी मर्जी है। तो यहां पे बहुत बड़ा झूठ चल रहा है। और WHO ने 1975 से लेके टारगेट था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा 2021, अब वो एजेंडा हो गया 2030। टोटल वैक्सीनेशन भाई ना काट लिए अजय, जो दवाई दी जा रही है वो 2020 तक, पूरी तरह आपकी जेब से नोट खत्म 2030 तक, आपका टोटल डिजिटलाइजेशन 2030 तक, आपके पास जमीन का एक कण भर भी नहीं रहना, 1 इंच भी जमीन आपके पास नहीं रहनी 2030 तक, एक भी आदमी के पास रोजगार नौकरी नहीं रहनी 2030 तक। कुछ ज्यादा मुश्किल हो गया क्या? दो 2030 तक का एजेंडा है पूरी दुनिया को मशीनों से चला देना। अभी मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था लगभग 15 साल पहले, 2006 में मैंने शुरू की थी, 10 में खत्म की थी। 2006 से 10 तक जब मैं पढ़ाई कर रहा था बीटेक की, तो उस समय मशीन इंजीनियरिंग नहीं थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंजीनियरिंग नहीं थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीनी बुद्धि। आदमी की बुद्धि तो चलती थी, अभी मशीनी बुद्धि है। 15 साल पहले मशीनी बुद्धि की ब्रांच ही नहीं थी बीटेक में। आज सबसे बड़ी ब्रांच और सबसे ज्यादा बच्चों का एडमिशन लेने वाली अगर कोई ब्रांच है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग AIML है। अभी मैं अपनी भांजी के साथ गया था MD यूनिवर्सिटी में रोहतक, 250 बच्चे थे एक छोटे से कॉलेज में। यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है, उसमें 250 थे। यूनिवर्सिटी के अलग बीटेक है, उसके बाद हरियाणा में सैकड़ों कॉलेज हैं, और उसके बाद भारत में लाखों कॉलेज हैं। और मशीन इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सारा काम मशीनें करेगी, आदमी झक मारेगा बैठ के। इसके लिए पूरी तैयारी है।
हर एक डिपार्टमेंट की नौकरियां जाने वाली हैं। इन्होंने क्या किया देखो, नौकरी गई कैसे इसको समझना पहले, और उससे पहले इसको समझ लो कि जो एआई की जो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही थी वो क्या खेल था। नारा आया छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। तो आंगनवाड़ी आई और वहां पे रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो फिर धीरे धीरे बूढ़ी औरतों को बुलाना शुरू किया अपने बच्चों को लेके, क्योंकि उस समय घरों में खेतों में काम ज्यादा होता था, शहरीकरण कम था। आज जो आप गुड़गांव देख रहे हो, 20 साल पहले ये गुड़गांव आधा गुड़गांव था। और अगर 35 साल पहले देखो तो जो ये सारा एरिया ये गांव था। ठीक है ना उन्हें मतलब 35 साल के बाद का ये प्लान है, क्योंकि 1985 में एक योजना आई थी हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद ये सारा सत्यानाश हुआ। उससे पहले सेक्टर वेक्टर नहीं थे, 1985 के बाद सेक्टर बने और ये डेवलपमेंट, और जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट आया। उसके बाद ये सारे के सारा खेल हुआ। गांव के गांव को उजाड़ के सेक्टर बना दिए, लाखों एकड़ जमीन को खा गए, और आज वही लोग ट्रीटेड पानी पी रहे हैं, केमिकल का पानी पी रहे हैं, केमिकल का खाना खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है। तो ये पिछले 35 साल का प्लान है। शुरू हुआ था 1975 से। 1975 से आते आते एक काम करना, देखना ये बड़ी जरूरी बात है और मैं बार बार इसको बोलता हूं। एक गांव में ऐसा आदमी जिसके पास 50-100 एकड़ जमीन है और एक ऐसा आदमी जो मजदूरी करता है, दोनों की मां, ध्यान देना इधर भाई जी सारे, चाहे कोई मजदूर है चाहे कोई 100 एकड़ का मालिक है, दोनों घरों की बुजुर्ग महिला, बूढ़ी औरत अपने बच्चों को लेके गई आंगनवाड़ी। समझ रहे ना? आंगनवाड़ी में क्या क्या मिलता था उस टाइम? लोबिया, नमकीन आती थी लोबिया, ये आता था, डबल रोटी, एक कसार सा आता था मीठा। मैं भी गया था कुछ दिन, मेरे को इसलिए पता है, बस टिक्के नहीं लगे उससे मैं बच गया था। हम जब स्कूलों में आते थे ना वो लगाने वाले, उस दीवार कूद के भाग जाते, डर लगता था कि उससे पहले कभी टिक्के ही नहीं लगते थे। ये खेल अभी तांडव हुआ, बहुत बार भागे। और सबसे बड़ी बात, ये 2 बूंद जिंदगी की नहीं, 2 बूंद मौत की, ये नहीं पी हमने, तो जो बच गए वो ठीक रह गए। तो वहां से वो चला, और जो बच्चा उससे मैं गया, 100 एकड़ की खेती की मालकिन क्या उठा के गई? डोलू उठा के, कटोरा उठा के। बताओ नहीं गई हो तो क्या लेने? लोबिया के, लोबिया की नमकीन, दाल, मुरमुरे आते थे, मीठे मुरमुरे, वो लेने गई। अच्छा, जो अजय ने कहा वो यहां पे भी लागू होता है। अजय भाई कह रहे थे कि बच्चा 360 डिग्री देखता है एक बात को, तो एक बच्चा जब कटोरा उठा के बोलेगा देना जी, तो ये भी तो देखता है, तो भीख है। उसको पता नहीं होता कि मांगना है कि नहीं मांगना। जिसने कटोरा 1 साल की उम्र में उठा लिया, भगत सिंह नहीं बन सकता वो, महाराणा प्रताप नहीं बन सकता वो, चंद्रशेखर आजाद, जिसकी बात सोमदेव कह रहा था भाई, ऐसे ऐसे योद्धा नहीं पैदा होते फिर। और जब तक वो थोड़ा संभले, उससे आगे फिर तैयारी है। तैयारी कौन सी? जैसे ही पहली क्लास में गया तो मिड डे मील तैयार है, फिर कटोरा तैयार है। और उसमें क्या क्या दिया जा रहा है? टोटल फोर्टिफाइड राइस है, फोर्टिफाइड अनाज है, रिफाइंड तेल है, सरसों नहीं आएगी, और सरसों आएगी तो मिलावट वाली आएगी, पामोलिव वाली, पामोलिव ऑयल की मिलावट वाली। चावल आएंगे तो उनके अंदर क्या क्या मुझसे चूहे कैसे काम करते हैं वो वही जाने। कितनी जगह मतलब बच्चे बीमार होकर कई जगह मर भी गए हैं, अखबारों में हम कितनी बार पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतना गंदा खिलाते हैं। एक बहन जी है FCI में, उसने बताया फोर्टिफाइड होता क्या है। समझना इसको, जो भी साथी राशन का कोटे का खाना खा रहा है, या फिर जो भी साथी अपने बच्चों को मिड डे मील खिला रहा है, या जो आंगनवाड़ी में लेने जा रहा है, वो समझना फोर्टिफाइड होता कैसे है। अनाज इकट्ठा करते हैं 2 साल के लिए, तो वो खराब भी होने लगता है। खराब होने से बचाने के लिए उस पर कुछ केमिकल की डोज है। अंदाजा लगाओ कि केमिकल की डोज पूरे उस हॉल में, जो गोदाम है बहुत बड़ा, 200 फीट बाय 100 फीट का FCI के बड़े बड़े गोदाम है,
उसमें वो जब अनाज में कीड़े होना शुरू होते हैं, सुरसुरी शुरू होती है, उसमें अंदर खराब होना शुरू होते हैं, तो अगर उसमें 100 ग्राम दवाई डालनी होती है ना, तो वहां के कर्मचारी उसमें 500 ग्राम या 1 किलो दवाई डालते हैं, और वो रिपीट करनी होती है 3 महीने बाद, और वो रिपीट करते हैं हर महीने। क्यों करते हैं पता है? कुछ मॉइस्चर मारेंगे, क्योंकि पानी मारेंगे तो वो सड़ेगा, क्योंकि नमी है, उससे भी बचाना है। कारण क्योंकि हर बोरी से 1 किलो खाना है, तो वजन कम होना है, तो वजन पूर्ति करने के लिए उसको गीला करना है। गीला कर दिया तो वो सड़ेगा, उससे बचाने के लिए उसमें फिर दवाई मारनी है। समझ रहे सारा खेल? अब वो अगर वही राशन आपके बच्चों के पास आ रहा है, तो इसको समझो कि फोर्टिफाइड क्या है। उस बहन जी ने बताया कि केवल इस बात से समझ जाना सुनील भाई, एक बार हमारे कर्मचारियों ने वहां पे स्प्रे कर दिया, और स्प्रे करके शटर डाउन कर दिए, और 1 हफ्ते तक खोलना नहीं होता, गैस बनती है उसमें। एक कुत्ता रह गया अंदर। 1 हफ्ते बाद जब वो खोला ना, कुत्ते का खील खील हुई पड़ी थी, चिथड़े चिथड़े, एक अंग से फट गया पूरा। अब वो उस जीव के साथ केवल यह आधा किलो 1 किलो केमिकल की बात कह रहा हूं मैं, और आपका बच्चा या आपका परिवार पूरा साल भर क्या खा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। तो यह प्लान था डीपॉपुलेशन। जो फोर्टिफाइड राइस की जो बात है, और फोर्टिफाइड अनाज की बात है, पाम ऑलिव ऑयल की बात है, रिफाइंड तेल की बात है, वो सारी की सारी कंडीशन है आपके बच्चों को तबाह करने की। क्योंकि कारण क्या है? वो टारगेट कौन सा जो 1012 में बोला था, धरती किसकी? हमारी। तो ये लोग कौन? नोवेल हरारी क्या कह रहा है? 80% पब्लिक यूजलेस ईटर है, तो निपटा दो। तो निपटाने की तैयारी। एक पॉइंट पे कहा हम दो हमारे दो, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया यार महंगाई बहुत ज्यादा, 5 पैदा करके कहां जाएंगे, छोड़ो। ये उसको दे दिए नागेश को। समझो पानी लगे। अच्छा, ये बात कुछ ठीक ठीक चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे चल रही है? बस आप महसूस कर रहे हैं इसको हो रहा है? सारे नहीं बोलते? अच्छा, फिर तो ठीक है। बढ़िया। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी योजना है, और पहला पॉइंट है ये कि यहां खेती को खराब किया गया, खेती को खराब करने से केमिकल आए, केमिकल आने से घाटा आया, घाटा आने से किसानों ने यह बोलना शुरू किया कि खेती में कुछ नहीं है, खेती को छोड़ दो, और अपने अपने बच्चों को बोलना शुरू किया पढ़ाई करो और नौकरी करो। अब नरेंद्र भाई हैं, मैं इनको पूछ रहा था, ये खंडसा गांव है, मैं इनको पूछ रहा था कि आपने अपना कभी गांव भी देखा है या यही गंदगी देखी है चारों तरफ? बोला रहा कहां, ये तो 30 साल से हुआ, 20 साल से, नहीं तो एकदम चकाचक गांव था, खेत थे चारों तरफ। और उसी जगह पे आज जाके देखो, सांस नहीं आता कई जगह तो गांव में। ये हाल है। यानी हरे भरे फले फूलते गांव, और क्या बना के रख दिए। और जिंदगी गंदगी में कौन रहता है? वो हमारी हालत वही तो है आज। न सांस, न खाने का अच्छा, न पीने का अच्छा, न सोने का अच्छा, न सांस लेने का अच्छा, और पढ़े लिखे चाने ज्यादा हम। तो खेती का घाटा, खेती के घाटे से बापू घाटे में। बापू ने बोलना शुरू किया पढ़ाई कर बाहर निकल, बाहर निकलने से सारा समाज शहरों की तरफ, और शहरों पे खचाखच भीड़ ही भीड़ है। जितने पीजी हैं आज का, और वर्तमान बता दूं मैं आपको, जितनी नौजवानी पिछले 25 साल से 20 साल से शहरों की तरफ आई है, तो पीजी हैं। और पीजी कैसे हैं? एक बिल्डिंग है, और यहां पे तो कबूतर खाने हैं, क्योंकि बाहर की हवा और बाहर की गली की खिड़की तो है नहीं, केवल सामने सामने से तो कुछ आ जाए तो थोड़ा बहुत हवा आ जाए, पीछे भी घर, बराबर में भी घर, बराबर में भी घर, ऊपर भी घर, तो सामने से तो हवा आ सकती है, वो भी जबरदस्ती प्रेशर से लानी पड़ेगी, कूलर से,
वो वैसे भी नहीं आएगी। ऐसी जगह पे जब पीजी हैं, वहां पे एक के बाद एक ऐसे बिल्डिंग है, 4 मंजिल बिल्डिंग और कम से कम 50-60 कमरे, हर कमरे में गर्मी में लगता है कूलर, है ना? यही गलत तो नहीं कह रहा? एक कूलर पानी पी लेता है दिन में 25 लीटर, और वो 25 का 25 लीटर पानी उस कमरे में पड़ा रहता है। आप उनके गद्दों पे जाके देखना, कभी रह के देखना 2-4 दिन पीजी में, सड़ते हैं वे। जो बच्चा अपने घर में 2000 गज के घर में रह के आया गांव में, वो पीजी में आके उस सड़े हुए गद्दे पे पता नहीं कैसे काटता है। और ये हालात करोड़ों युवाओं की है। ये थोड़ी ऐसे आपने महसूस किया इसको कभी, या कोई रहा हो? क्योंकि मेरी उम्र के जितने दिख रहे हैं नौकरी करते होंगे तो पक्का बनी होगी ये, तो बनी होगी ना ये तो। और यहां से हुआ ये बढ़ता गया और 1985 में 1985 नाम की एक पुस्तक है, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं वो जरूर पढ़ें। उस पुस्तक को लिखा गया था 1948 में। 1948 में लिखा गया, पुस्तक का नाम है 1984। और उसमें है क्या, जो लिव इन रिलेशनशिप की बात है, LGBTQ की बात है, वो उस पुस्तक से निकलती है। वो पुस्तक क्या कहती है? चलो अब भारत को देख लेते हैं, क्योंकि वो किताब है पूरी दुनिया के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब नई विश्व व्यवस्था, यानी जो पहले से व्यवस्था चल रही है उसको पूरी तरह तहस नहस करके नई व्यवस्था बना देना। तो ये पूरा का पूरा जब पढ़ने को आया तो उस पुस्तक में यह है, चलो अब भारत की लड़कियों को घर से निकालें। ध्यान देना, लड़कियां जो माताएं बहनें बैठी है, गुड़िया बैठी है, इनके लिए ज्यादा जरूरी है समझना। क्या कहती है वो पुस्तक? भारत की लड़कियों को रसोई से बाहर निकालें। क्या हो जाएगा भाई इससे? समझना इसको, क्योंकि एक नारा आया, लड़का लड़की एक समान, आया है ना? अच्छा, ये माताएं बैठी, आपके पिताजी ने बोला था आपका भाई ज्यादा ऊंचा है कि आप नीचे हो? नहीं बोला? बहन जी आपको बोला हो? और ये पीछे बैठी आपको बोला गुड़िया नरेंद्र भाई ने? नहीं बोला ना? ज्यादा अपने आपके भाई तो ज्यादा लाड करे कि आप तो ज्यादा लाड प्यार रखा है? भाइयों तो ज्यादा करा है, भाइयों से ज्यादा आपसे करते हैं। अच्छा, फिर तो उन ताऊ ने पकड़ूंगा इस जाएगा मैं। चाह पानी का रोड़ा अलग है। इसको इस तरीके से देखो, अगर कन्यादान करना है यानी शादी करनी है, या पैसे का या कुछ लेन देन करना है, या सम्मान देना है, तो किसका नंबर पहले? अगर गांव की कोई बेटी किसी गांव में ब्याह रखी है तो गांव का बूढ़ा क्या करता था? पूछता फिर जाता था, मेरे गांव की कोई बेटी है इधर? चाहे उससे 1 रुपया देने को बने, चाहे उससे 10 रुपए बने, 100 बने, 50 बने, उससे फर्क नहीं। गांव में, मेरे गांव की या उस बुजुर्ग के गांव की अगर किसी गांव में 20 लड़कियां हैं ना, हर घर में जाके पैसे दे के आएगा वो, 5-5, 2-2, 10-10। अच्छा, ये सम्मान नहीं है तो क्या है? इसको मान बोलते थे। मान मतलब मान मर्यादा, सम्मान। ये परंपरा एक बूढ़े की नहीं, पूरे गांव के गांव, पूरे देश की थी। और अपना जो पड़ोसी गांव होता है, जिसको गांव गुआंढ बोल रहे हैं, पड़ोसी गांव, ये बोलते थे पड़ोसी गांव भी भाईचारा है। तो पड़ोसी गांव की बेटी भी अपनी बेटी, पड़ोसी गांव की बहन भी अपनी बहन, उसके लिए भी वही हालत है। ऐसे समय में जब इतना ऊंचा रहा हो, और आज की हालत क्या है? अगर कभी बोल दो कि लड़का लड़की एक समान, तो किसी लड़के को अपनी बहन याद नहीं आती हो तो बताओ। और अगर लड़का लड़की एक समान की बात हो रही हो अधिकारों की, किसी लड़की को अपना भाई याद नहीं आता कि मेरे घर में मेरा बापू मेरे बहन भाई में कैसे बराबर रखता है कि भेदभाव करता है। उसको याद आता है समाज का लड़का, समाज की लड़की, हीरो हीरोइन, मतलब वो नचनिए। हीरो हीरोइन तो गलत कह दिया मैंने,
वे नचने वाले, वो पैसे पैसे पे नाचने वाला तो नचनिया ही है कि नहीं? तो पैसा देके तो किसी को नचाओ, ये तो गंदगी है। फिर ये तो रखल्लो वाला काम हो गया, पैसे दो और नचा दो। ये तो पतन हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ हुआ। और हम उनको पैसे दे दे के देख के आते हैं सीरियल, उनको थिएटर्स में और सिनेमा में। ये काम जब भारत में नहीं था और इतनी मर्यादा ऊंची थी, उस समय क्या बोला गया कि लड़कियों को घर से निकाल दो। क्या करके? क्योंकि लड़कियों को भी पढ़ाओ। चलो लड़कियों को तो पढ़ाना ही चाहिए, हमारे गुरुकुलों में लड़कियों के गुरुकुल होते थे। इन्होंने खेल खेला 1991 में, जब एक स्कीम आई निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की, और उसमें यह कह दिया अब के बाद लड़कियों को, लड़के लड़कियां अलग, लड़के लड़के अलग नहीं पढ़ेंगे, अब लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाएंगे, को एजुकेशन। अच्छा क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? जब लड़कियां अलग पढ़ती थी स्कूल में और लड़के अलग पढ़ते थे, कुछ मर गया था कुछ सिस्टम, या किसी का जी लिकड़ गया था? पढ़ रहे थे ना। ये जितनी भी 25-30 साल से ऊपर की लड़कियां औरतें हैं, वो सारी ऐसे ही तो पढ़ी। ये तो अभी आया कुछ दिनों से। तो ये काम पहले नंबर पे किया, प्राइवेटाइज करने के नाम पे स्कूलों को प्राइवेट खोलना। दूसरे नंबर पे किया, पहले नंबर पे स्कूल प्राइवेट किए, दूसरे नंबर पे कर दिया इकट्ठा एजुकेशन, तीसरे नंबर पे किया जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो पढ़ाई है वो 11वीं 12वीं और 10वीं की क्लास में लाना। प्रजनन अंगों के चैप्टर जो गृहस्थ में पता चलने चाहिए, या उससे पहले लड़कियों के कॉलेजों में स्कूलों में अलग और लड़कों के स्कूलों के कॉलेजों में अलग, लेकिन वो इकट्ठे बैठ के एक ही मैडम पढ़ा रही है, एक ही मास्टर पढ़ा रहा है, उन्हीं किताबों को, उन्हीं चैप्टरों को, उन्हीं फोटो को। तो वहां ये सारे काम के साथ एक काम और किया जो सबसे गंदा था, वो था 16 साल की लड़की की उम्र जो शादी करने की थी, बुजुर्ग शादी करते थे, उसको 18 कर दिया। ऐसा नहीं था कि सारी लड़कियों की शादी 16 में हुआ करती। वो माँ बाप को इतना पता होता था कि किसका चाल चलन कैसा है। अगर कोई अच्छे चाल चलन की बच्ची है तो वो सारी जिंदगी योगी भी होगी। सन्यासन हुई ना बहुत सारी, लाखों सन्यासी हुई हमारे यहाँ पे लड़कियां। और अगर लग रहा है कि ना भाई बच्ची संयमी नहीं है, बच्चा संयमी नहीं है, तो शादी करके ना अपने घर बार की बनाओ। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक है, उसको मैं पढ़ रहा था। वो पुस्तक क्या है? शरीर को देख के, आंखों को देख के, बातों को देख के और चाल चलन को देख के पता चल जाता है कि ये बच्चा, आदमी कैसा है, बच्चा कैसा है। तो उस तरीके के लोग जो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते पढ़ते अपनी जिंदगी को बड़े करी हो, जिन्होंने, उनको व्यक्तित्व की समझ बहुत ऊंची थी बूढ़ों को। तो वो बच्चे के चाल चलन को देख के ही समझ जाते थे बच्चा सीधा चल रहा है कि उल्टा। तो देख लेते थे, शादी 13 साल में कर दी और बाद में ससुराल में भेजी 5 साल बाद। ऐसे होता था ना माता जी? अच्छा एक बात बताओ, शादी कर दी और 6 साल बाद ससुराल भेजी, इसमें तो मैंने कोई दिक्कत नहीं लगी। अभी भी तो ऐसा हो रहा है, कॉलेज में लड़के लड़कियां दोस्ती पहले करते हैं और शादी का पता 8 साल बाद करें। तो जब आज ऐसा हो रहा है तो बूढ़े को मुंह क्यों कह रहे भाई हम? वो तो दादा शाने थे। हो रहा है ना ऐसा? ये काम क्या था? आपने वो घोड़ा देखा है जब वो रेडी में उसको जोड़ दो और उसके कान इसके आंखों के बराबर में ऐसे जोड़ देते, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे, मेरे को नाम नहीं पता उसका क्या होता है? ब्लाइंडर। वो घोड़ा क्या करता है? फिर केवल सीधा देखता है, यानी उसको एक दिशा दे दी, डायरेक्शन दे दी कि भाई उल्टा नहीं देखना, उधर उधर नहीं तो फटक देगा कहीं। ऐसे ही एक बच्चे को 13 साल में ये कह दिया भी तेरी शादी कर दी, तेरे घर वाला वो है, तो उसकी सीधी नजर कर दी कि जब तेरे को लगे तेरे गृहस्थ में भेज देंगे, तू मौज करना। फालतू इधर उधर देखने की, आंख दौड़ाने की कोशिश। ये ठीक था कि गलत था? देख बोल दे जाओ, बोलते बोलते मैंने ऐसा लगा लाया तो मैं ही हूं इसमें, तो इस हॉल में कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही हूं। इसका भी कारण था। मैं इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब हमारी एक मुहिम का प्लान कर रहे हैं हम। जो बच्चे घर से पहले बहुत सारे गलत आचरण में अपने आप को बर्बाद कर चुके या करने वाले हैं, उनको अपने को एक दिशा देनी है। और दिशा देने के लिए
ये जो सवाल समाज में उठेंगे वो सवालों के जवाब भी पहले से हों। अब बहुत सारे बच्चे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे वो ये कह सकते हैं 16 साल की उम्र में शादी करना कोई अच्छा था, फिर मैंने तो 13 साल कह दिया। बहुत सारे तो ऐसे थे जो 10 साल में सीधा कर देते, 10 साल में कह दिया वो तेरा घरवाला है, जब 18 की हो जाएगी तो भेज देंगे। लेकिन इसका कारण क्या था, वैज्ञानिक कारण? इसको समझना पड़ेगा आपको। मैं जब आयुर्वेद को थोड़ा देख रहा था, पता नहीं कैसे कोई किताब हाथ लग गई तो मैं उसको पढ़ रहा था, अभी नाम भी ध्यान नहीं है कि पुस्तक कौन सी थी। उसमें यह बताया कि 16 साल की लड़की की उम्र क्यों थी शादी की। वैदिक ग्रंथ कहते हैं जितनी मैच्योरिटी एक लड़की में 16 साल में आती है उतनी मैच्योरिटी लड़के में 25 साल में आती है। समझ रहे हो? इसलिए 25 साल के लड़के की पत्नी 16 साल की हो। और सबसे उत्तम उस समय का, अब नहीं, अब तो 48 साल में बूढ़ा हो जाए। श्री कृष्ण जी ने 48 साल में विवाह किया था, तब जाके वो 200 साल जीते थे। तो 200 साल 48 साल के पुरुष की पत्नी 24 साल की हो, मैच्योरिटी का चक्कर है ये, समझ का, शरीर निर्माण का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वैदिक शास्त्र, ये मतलब वेद और शास्त्र कह रहे हैं। क्यों था ये? बोलते हैं कि जितनी मादाएं हैं, चाहे वो चींटी है, चाहे वो भैंस है, चाहे गाय है, चाहे औरत है, या कोई भी मादा है सृष्टि में, उनका एक चक्कर होता है जब वो मां बनने वाली होती है, मासिक चक्कर। और औरत में जो स्वस्थ औरत में, भारतीय समाज की या पूरी मानवीय व्यवस्था में 13 साल की उम्र में मासिक चक्कर शुरू हो जाता है, स्वस्थ का, बीमार का नहीं। बीमार में तो 10 में, 11 में, 12 में, 9 में बुरा हाल है, बीमारियां इतनी ज्यादा हैं। 13 साल से 16 साल तक 36 बार मासिक चक्कर आता है। और जिस कन्या को, जिस लड़की को 36 बार चक्कर पूरा हो चुका हो, तो वो जो गर्भ है वो एक स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है, यानी वो एक मां बनने के लिए तैयार है 16 साल की उम्र में। तो हमारे बुड्ढे तो बड़े ज्ञानी थे। उस पुस्तक का वो पेज पढ़ते ही मुझे समझ आ गया, तो कमाल था। उससे आगे अगर बढ़े तो फिर मन चंचल होने का एक चक्कर है। मन चंचल होगा, ग्रस्त में नहीं भेजा गया तो समाज में फिर एक विघटन की बात आएगी, अवैध रिश्तों की बात आएगी, तो वो एक अमर्यादित सिद्धांत होगा, तो मर्यादा टूटेगी। तो बूढ़े इतने समझदार थे कि वो उम्र देख के विवाह कर देते थे, और बच्चे के चाल चलन को देख के कि 2 साल बाद भेजना है, कि 3 साल बाद भेजना है, कि 5 साल बाद भेजना है, तो वो भेजते थे। और जो कहते थे कि भाई कम उम्र में शादी से दिक्कत थी, मैंने ये देखा जो मेरे गांव में या मेरे परिवार में खुद जिन दादियों ने ये बोला, ताइयों ने, कि मेरी शादी 15 की उम्र में होगी थी, 14 साल की उम्र में होगी थी, 16 साल में तो वो तेरा ताऊ का जन्म हो गया था। इसका मतलब ये था वो ताऊ जो मेरा, ये दादी कह रही थी कि 16वें या 17वें साल में जन्म हुआ था उसका, मेरी उम्र के, दादी कह रही थी, वो परिवार में सबसे मजबूत था। और भाई कितने थे? कोई कहीं 8, कहीं 7, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 9, कहीं 10, और कुल मिला के 10-10, 12-12 सबको थे। और वही बुजुर्ग औरतें जिन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 पैदा किए, वो 80-80, 90-90 साल की मरी। एक दादी तो मेरी 104 साल की होके गुजरी, जिसने 12 पैदा किए थे, और विवाह उसका हो गया था 14 साल में। सारा समझ रहे हो ना, सारा बात। हम इन्होंने इसी चीज को पकड़ा कि 16 साल वाला विज्ञान बहुत कमाल का है। औरतों में जो गायनेकोलॉजी यानी प्रजनन के जो रोग हैं औरतों में ना के बराबर थे। वो माता जी उठ के चली गई, आंगनवाड़ी में थी वो, क्योंकि उसको सीधी लग रही थी तो मेरी बुराई हो रही है कि नहीं। जिस समय सबसे कम उम्र में विवाह होते थे, उस समय सबसे कम रोग थे औरतों में। और आज जब 20-20, 25, 30, 28 साल में विवाह हो रहे हैं, किसमें क्या कह रही हैं वो लड़कियां? मेरा करियर है, कह रही है ना, करियर है, मेरी नौकरी है, मेरा करियर है, मैं बराबर की हूं,
तो मुझे हक है, हाँ भाई हक है। और जब वो 28-30 साल में विवाह करती है, फिर अगर या तो पहली बार तो बच्चे पैदा करने का ही मन नहीं, या होते ही नहीं, अगर होते नहीं तो अलग बात है, तो डॉक्टर के पास चक्कर काटती है 10-10 साल, और मन नहीं है तो वहीं ठन ठन गोपाल हो ही गया। और यही प्लान है किनका? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का। बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, क्योंकि ये लोग कम करने हैं। कारण ये धरती किसकी? उनकी। तो वे 112 साल से निरंतर लगे पड़े हैं कि लोगों को खत्म कर देंगे, लेकिन करेंगे इतनी योजना से कि पता भी नहीं चलेगा उनको कि तुम्हें खत्म कर दिया गया। इतना शानदार काम है। पल्ले पड़ रह गए थोड़ा थोड़ा, और तो नहीं हो गया? कई बार ओवरडोज हो जाए, हो ये तो गड़बड़ होगी, सिर के ऊपर जान लग रहा सारा है। और ये तो मेरे को भी तो यहां से 1975 से और धीरे धीरे इन्होंने कितने काम किए देखना। पहला काम क्या किया? किताब छापी। दूसरा काम किताब में बताया कि लड़कियों को घर से निकालो। तीसरा काम स्कूल प्राइवेट कर दिए। चौथा काम लड़के लड़कियों को एक साथ बिठा दिया। पांचवा काम प्रजनन अंगों के चैप्टर एक साथ डाल दिए। छठा काम कौन सा किया? 16 साल की उम्र, शादी की उम्र लड़की की कितनी कर दी? 16 की 18 कर दी। वो 20 साल पहले कर दी थी, अब वो उम्र 18 से 21 कर दी। और शराब खरीदने की उम्र 25 से घटा के 21 कर दी। यानी नशा करो और समाज को बर्बाद करो, यही तो है। क्यों जी? बोलते जाओ थोड़ा, यही हो रहा है ना। लिव इन रिलेशनशिप में रहो तो 16 में रहो, शादी मां बाप करे तो 21 में करे, और अगर वो उससे पहले करे तो चल बेटे जेल तू जा। और सबसे पहले जेल भेजने वाला कौन? वो लड़की वो लड़का ही कहते हैं मेरे मां बाप हमारे दुश्मन है, इनको जेल भेजो। यही तो हो रहा है। लगातार 20 साल अबॉर्शन, गर्भपात अवैध था। अब मैंने करनाल के कई हॉस्पिटल के बाहर देखा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्र। यानी अब जो इन्होंने ये नियम बनाए हैं, इनका इनको पता है रिजल्ट क्या आएंगे। अवैध संबंध और अवैध बच्चे दुनिया भर के होंगे, तो अब इनको कंट्रोल करना है तो क्या करो? डॉक्टरों को कह दिया कि तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं, कानून बना दिया। गर्भपात केंद्र कानूनन है, ऑफिशियल। अब वो चल रहा है गंद पूरा। कितने सारी व्यवस्थाएं हैं जो धीरे धीरे करके इन्होंने बदली। परिवारों को बर्बाद करने के लिए सारा सिस्टम बनाया। और जब एक और मैं बात कर रहा था जब मैं भांजी को लेके कॉलेज गया था यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उसको एक सवाल पूछा, आप भी सारे देखना। अगर एक लड़का है नौकरी वाला और उसका रिश्ता आ जाए बिना नौकरी वाली लड़की का, तो वो शादी कर लेता है कि नहीं कर लेता? कर लेता है ना। अच्छा, एक लड़की है पढ़ी लिखी नौकरी वाली, क्या वो बिना नौकरी वाले लड़के शादी कर लेगी? देख, ये गुड़िया भी कह रही है, समझ रहे हो? मतलब लड़के को घर पे काम करने वाली है, घर पे आराम से सुख चैन से मौज करने वाली लड़की लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़की जो आज जो विचार बनाया गया, लड़का लड़की एक समान, नौकरी 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 नौकरी, उसके विचार उसकी इच्छाएं बढ़ा दी गई, उसके जो भी खरीदने की मेरे को ये चाहिए, मेरे खर्चे बढ़ गए, ये विचार बना के वो लड़की जो आज का लड़की समाज, मतलब पूरा समाज जो पढ़ाई कर रही है, लड़की समाज का दिमाग ऐसा कर दिया कितना भी शोषण हो जाए नौकरी नहीं छोड़े, चाहे वहां कितना भी गंद मच रहा हो। लेकिन उस गंद को तो मंजूर कर लिया हमने, लेकिन अपने घर में आराम से सासू ससुर को रोटी देना और बच्चों को रोटी देना, कपड़े लत्ते धोकर अपने पति को अपने घर वाले को रोटी देकर भेजना, ये छोटा सा काम मंजूर नहीं है। और ये मंजूर नहीं है तो क्या होता है? शाम को दोनों आते हैं थके हुए, वो बोलता पानी दे दे, बोले मैं भी तो आई हूं, तू ज्यादा शाना है। अरे मैं भी तो 8-10 घंटे तप के आई हूं, उसी ट्रैफिक में तू था, उसी ट्रैफिक में मैं थी। और वो बोलने लगा यार तू पानी भी नहीं दे सकती, क्यों ठेका ठा रखा, मैं भी तो कमाऊं, कमाई तो मैं भी कर रही हूं।
अब फिर होते हैं झगड़े और फिर शुरुआत होती है तलाक की, और फिर तलाक के भी कानून बना दिए। हिंदू समाज में या जो अपना ये समाज है इसमें तलाक तो था ही नहीं। संस्कृत में कभी भी पति पत्नी के अलग होने का कोई संदेश नहीं है। हिंदी में कोई भी पति पत्नी के अलग होने का कोई शब्द ही नहीं है। शब्द नहीं है, इसका मतलब होते ही नहीं थे वो। और ये कहा गया, आज मैं कहावत पढ़ रहा था कि नदी स्त्रीलिंग क्यों और सागर पुल्लिंग क्यों। अगर कोई पति पत्नी के मन को समझता हो तो इन दोनों को समझ लेगा। अगर पति सागर है तो पति नदी है, उनका संबंध कभी टूट नहीं सकता। बताओ टूट सकता हो तो? नदी को जाना ही पड़ेगा सागर में, और सागर से वो पानी उठ के फिर नदी में ही आना है। ये चक्कर चलता ही रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो इस संबंध को समझ जाए, ऐसा नहीं है कि भाई यही कारण है। क्या पता कोई शराबी परेशान करता हो, कोई नशेड़ी परेशान करता हो, कोई फालतू गलत आचरण करता हो, तो वैसे भी झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो चांस इस समय है वो यही है, कोर्टों में, तहसीलों में। टाइम क्या हो गया? बच गए, पता ही नहीं चला। बोर तो नहीं हो गए? पक्की बात है। चलो, कहने का मतलब ये है, मैंने आपको एक बार ध्यान देंगे, सारे बैठ जाएंगे जो सो रहे हैं, क्योंकि चाय का टाइम हो गया। बैठ जाओ सारे, एक बार जो लेटे हुए हो सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ एक बार। बहुत देर लेट लिए सब, सारे मतलब सारे। कमर टूट रही हो तो बेच सको, अलग बात है। बुजुर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं। कल जो बात मैं कह रहा था ना, अगर संयोग बहुत सारे हो रहे हो तो वो संयोग नहीं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? सारे नहीं बोलते, इसका मतलब थोड़ा क्या समझ में आया? संयोग अगर बहुत सारे एक साथ हो रहे हैं तो वो षड्यंत्र है। मैंने आपको 8 पॉइंट बताए जो सरकारों ने बनाए। घर से लड़की को बाहर निकालने का काम किसने किया? सरकार ने। स्कूल प्राइवेट किसने किए? स्कूलों में को एजुकेशन किसकी? 16 साल की लड़की की उम्र 18 करना, शादी की उम्र। लिव इन रिलेशनशिप किसने किया? अवैध संबंधों को कानूनन रूप किसने दिया? इन सरकार को क्या खुजली है समाज को बर्बाद करने की? कुछ तो है बीमारी, तभी तो हो रहा है यो। नहीं तो हमारे माँ बहन बेटी, हमारे चाचे तो, हमारे बूढ़े आराम से रह तो रहे थे। बताओ क्या दिक्कत थी? एक भी परिवार मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी दादा ने अपनी घरवाली यानी दादी को खेत में बराबर में लेके काम नहीं करा हो। बताओ, कस्सी चलाई, कसोले चलाए, बीज बोया, बैल चलाए, हल चलाए, पानी दिया, जो भी खेत में काम होता था सारा बराबर का, और घर में जो काम होता था वो भी सारा बराबर का। दूध निकालने का काम औरतें भी करती, आदमी भी करते। पशुओं को चारा डालने का काम औरत भी कर रही, आदमी भी कर रहा। यही तो हो रहा है। एक जो अपने अपने काम है, भाई दूध पिलाने का काम तो औरत ही करेगी तो वो करेगी, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बच्चा पैदा आदमी औरत ही कर सका, आदमी तो नहीं कर सकता। परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी बना रखी है, लेकिन इन्होंने भी बिगाड़ दी, गंद मचा दिया। इस पे करेंगे अगले सेशन में चर्चा, लेकिन वो अप्राकृतिक है। अब जिसका जो काम था वो पूरे समाज में करोड़ों साल से हर आदमी ने किया। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। जंगल में राम गए थे, उसकी घरवाली भी गई थी, तो उसने तो बराबर का जंगल काटा है, मतलब वनवास काटा। तो ये तो सिरे से नकार दिया गया, अभी औरत को कम माना हमने। जब हम पिटते थे तो मैं ज्यादा पिटता था, मेरी बहन कम पिटती थी जब हम झगड़ते थे छोटे छोटे। बहुत बार हुआ ऐसा। तो इसका मतलब ऐसा तो था ही नहीं कि लड़का लड़की में फर्क हुआ हो, लेकिन लड़के लड़की का जो सोच है इस समय, लड़की मतलब क्या और लड़का मतलब क्या, इसमें कचरा डाला गया दिमाग में। इस समय लड़का लड़की मतलब फिल्मी लड़के लड़कियां, बहन भाई नहीं होते। लड़का लड़की मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके अलावा गंद के अलावा कुछ नहीं। और इन्हीं को बराबर करने की बात हो रही है।
तो अगर लड़के लड़की की बराबर की बात आए तो एक आचार्य जी हैं, जब वो शादी पे हवन करवाते हैं, विवाह संस्कार, तो वो एक काम करवाते हैं, मुझे बड़ा पसंद आया। क्या करते हैं, बोलेंगे लड़के लड़की दोनों के लिए पानी लेके आओ, एक एक गिलास ले आए, होना चाहिए दोनों का अलग अलग, किसी अलग उसका नलके का, किसी दूसरे अलग नलके का, या दो ट्यूबलों का, या दो अलग अलग कुओं का, मतलब अलग अलग होना चाहिए पानी। अब एक लोटा रखेंगे, बोलेंगे इसमें पानी डाल दे, लड़के ने डाल दिया, तू भी डाल दे, डाल दिया, बोला ऐसा करो, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा किया, अपना अपना निकाल लो। हंस क्यों रहे हो, गलत कर दिया है? जो मिल गया वापस नहीं हो सकता, तो जब मन मिल गए तो वो वापस कैसे हो जाते हैं? वो बता रहे हैं जो ये पानी है ना, पानी मिलने से पहले तो पत्नी अलग पति अलग था, लेकिन अब ये लोटे में मिल गया तो पति पत्नी एक ही है, ये अलग नहीं हो सकते। लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, वो होते रहते हैं, उसके समाधान भी हैं, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। ये थे हमारे रिश्ते। और कितने ऊंचे स्तर की बात हुई। एक बहन जी है, उसका घर वाला शराब पीना शुरू कर गया, उसने बोला तू मौज कर, अलग रह, लेकिन कमाल की है, उसने केवल अपने पति को छोड़ा, परिवार को नहीं। मैं उससे इतना प्रभावित हूं कि आप सोचो मत, सोच भी नहीं सकते। ननंद का खर्चा है, लड़कियों के जितने भी खर्चे हैं, सास ससुर के खर्चे हैं, जितना भी उस घर को लेन देन का वो सारा निभा रही है, लेकिन छोटा किस किस को? अकेले आदमी को। भाई नहीं बढ़ रही तो अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितनी मर्यादित बात है ये, है ना गजब की। तो ये था हमारा चरित्र, ये था हमारा समाज, और हम कहां आ गए? गंद मचाने पे आ गए। तो यहां से निकलता है LGBTQ का कानून। अब ये LGBTQ क्या है, इस पे अब बात करेंगे थोड़ी देर में। और चाय आपकी तैयार है? बोलेंगे बड़ी देर होगी, ठंडा कर दिया जमा या गर्म कर दिया, जो भी आपकी मर्जी है। तो आपने इतना ध्यान से सुना। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में जो सत्व आ गया भाई। तो ये अच्छी बात है। देखो क्या है, हमारा खेल थोड़ा अलग टाइप का चल रहा। हमारे लोग आते हमारे पास अपने तरीके से हैं, लेकिन जाते हमारे तरीके से हैं। ठीक है ना? तो यहां इस कमरे में आने की परमिशन है, अपनी मर्जी, जाने की मर्जी नहीं है भाई। तो अभी चाय पियेंगे, बीच में कोई जाएगा नहीं। अगले सेशन में 7 साढ़े 7 बजे आप 1 डेढ़ घंटे बाद छोड़ देंगे।